हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक, सो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का मतलब है कि फूड जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में चला गया है तो अब एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके से फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, इस पार्ट को अब अपन समझेंगे। ठीक, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज the mechanical digestion and other is called as chemical digestion. Now what is the difference between the two? Mechanical digestion क्या होता है और chemical digestion क्या होता है? So mechanical digestion के अंदर only the physical form of the food is changed. Here only the physical form of the food is changed. मतलब जब च्यूइंग कर रहे हैं, है ना, सो व्हाई च्यूइंग इज इंपॉर्टेंट, है ना। ज्यादातर अपन च्यूइंग करते ही नहीं है ना। दाल चावल दे दो तो एक बार इधर एक बार इधर, अंदर खिचड़ी दे दी तो ऐसे ही अंदर, मैगी तो बिल्कुल एक बार बाइट करी और अंदर चली गई। बट अगर आप अपने दादा से या अपने और ऐसे जो लोग हैं जो थोड़े से ओल्ड एज हैं, वो आपको हमेशा यही बोलेंगे, यू मस्ट च्यू योर फूड प्रॉपरली, है ना। 32 दांत है हमारे मुंह में, तो ऐसे बोला जाता है दैट वी शुड च्यू आवर फूड 32 टाइम्स, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, 32 टाइम अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। व्हाई? बिकॉज च्यूइंग करने से आप फूड को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हो, और फूड जब छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है तो उसके ऊपर एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। सो दिस इज बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन। सो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर आप फूड के फिजिकल फॉर्म को चेंज करते हो बाय च्यूइंग। आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स अभी काम नहीं कर रहे हैं। Once the mechanical digestion is done, that means you have chewed the food properly, या फिर स्टमक के अंदर फूड की क्रशिंग हो रही है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो फूड की क्रशिंग हो रही है, उस क्रशिंग से फूड जो है वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। और फूड जब छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है तो उसके ऊपर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। सो दैट इज बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन। Only the physical form of the food is changed and it mainly involves chewing of food. और इस मैकेनिकल डाइजेशन से जो डाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें आप फूड के फॉर्म को चेंज करोगे, दैट बिकम्स रिलेटिवली वेरी इजी। केमिकल डाइजेशन के अंदर द केमिकल कॉम्पोजिशन the chemical composition of the food is changed. यहां पर फूड का केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब मैं आपको पहले भी एक बार लिखवा चुकी हूं, आपका पूरा पर्पस ऑफ डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना है आपको ग्लूकोज में या फिर कोई भी मोनोसैकेराइड यूनिट में। ठीक,
प्रोटीन्स को आपको कन्वर्ट करना है टू अमीनो एसिड। फैट लिपिड्स जो हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सो ये हमारा डाइजेशन का बेसिक पर्पस रहेगा, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स फूड को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन करते चले जाना। आई एम नॉट लाइव विद यू टुडे, बट यस प्रीमियर सेशन है, पर मैं कमेंट्स में आपके साथ जरूर रहूंगी एंड आई विल कीप आंसरिंग ऑल योर डाउट्स। क्लियर? Now, let us start with the digestion in the डाइजेशन इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होगा, क्या क्या होगा, उन सारी चीजों को अब अपन यहां पर डिटेल में देखेंगे। इनसाइड द बकल कैविटी नोट्स प्रॉपरली बनाना इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीथ हेल्प्स इन द प्रॉपर chewing of food. This process of chewing of food is called as mastication. मैस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड को प्रॉपरली च्यू करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मैस्टिकेशन। फूड जब प्रॉपरली मैस्टिकेट हो जाता है तब सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स में भी मेन ग्लैंड कौन सा है? सलाइवा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीनों प्रोड्यूस करेंगे। इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। दिस सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैरोटिड ग्लैंड। अब ये क्या करेगा, ध्यान से समझेंगे। दिस सलाइवरी अमाइलेज विल फंक्शन ऑन स्टार्च, और ये कौन से स्टार्च के ऊपर काम करेगा? ये कुक्ड स्टार्च के ऊपर काम करेगा, और कुक्ड स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू अ डाइसैकेराइड, एंड द नेम ऑफ द डाइसैकेराइड इज माल्टोज। अब यहां पर क्वेश्चन कैसा आता है ये देखो। This is done with the help of salivary amylase. ठीक है, salivary amylase is also known as tyline. amylase word कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होगा? salivary amylase word जो है it is basically responsible for the digestion of carbohydrate. अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है इसका pH। मैंने पहले भी बताया है और बहुत बार बताया है कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो टेम्परेचर स्पेसिफिक है और पीएच स्पेसिफिक है। तो टेम्परेचर तो बॉडी का फिक्स रहता है इन एन आइडियल सिचुएशन, सो वी डू नॉट हैव टू वरी मच अबाउट द टेम्परेचर, बट पीएच मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राइट पीएच मेंटेन नहीं हुआ तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शन जो है वो हैम्पर हो जाएंगे और डाइजेशन जो है वो उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो पीएच है दैट इज रफली अराउंड 6.8 to 7। जनरली ये 6.8 ही रहता है। इट इज स्लाइटली एसिडिक, और यहाँ पर इस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा। अब आप सब डिनर अब करोगे बिकॉज क्लास अभी इवनिंग में प्रीमियर हो रही है। सो व्हेन यू हैव योर डिनर, आप एक चीज करना, आप अपनी चपाती का एक बाइट लेना, डोंट ऐड एनी वेजिटेबल टू इट, और उसको ऐसे कोरा जिसे आप बोलते हैं ना, बिना सब्जी लगा के आप उसे अपने मुंह में रखना, ठीक। एंड कीप च्यूइंग इट, आप उसको च्यू करते रहो फॉर गुड ड्यूरेशन, है ना, पेशेंटली प्रॉपरली च्यू करो। थोड़े टाइम बाद आपको वो थोड़ा सा स्वीट लगने लगेगा। व्हाई? क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज की एक्शन से स्टार्च जो है, कुक्ड स्टार्च जो है,
वो कन्वर्ट हो गया है इनटू माल्टोज। वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? वो कन्वर्ट हो गया है इनटू माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। इस माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये आपको कैसा लगता है? ये आपको स्वीट इन टेस्ट लगता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। इसके अलावा नो केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नॉर लिपिड्स टेक प्लेस इन बक्कल कैविटी। ठीक है, तो किसका डाइजेशन इनिशिएट हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन, सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द बक्कल कैविटी। किसका डाइजेशन हुआ है बक्कल कैविटी में? डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का। क्या प्रोटीन का कोई डाइजेशन हुआ है? नो मैम। क्या लिपिड का कोई डाइजेशन हुआ है? नो मैम। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट वी आर टेकिंग, कुक्ड कार्बोहाइड्रेट जो अपन ले रहे हैं, वो 30% जो है उसका डाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी में। क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हुआ है? तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? अब इतना सब होने के बाद अब आपका जो फूड है, सपोज आपने चपाती और दाल खाई है, आपने चपाती और आलू की सब्जी खाई है, और वॉट एवर यू हैव ईटन, अब टीथ ने उसे प्रॉपरली मैस्टिकेट कर दिया, वो प्रॉपरली सलाइवा से क्या हो चुका है? कोट हो चुका है, और अब वो एक बॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एंड दैट बॉल फॉर्म ऑफ फूड, दैट इज द फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, इज नाउ कॉल्ड एज बोलस। उसको अब अपन क्या बोलेंगे? bolus. So what is bolus? It is the food mixed with saliva. ठीक, अब इस बोलस को आप क्या करोगे? स्वॉलो करोगे। टंग इस बोलस को पीछे की तरफ पुश करेगी, आपका जो यूवुला है वो आपकी इंटरनल नेयर्स को बंद करेगा, and now you will swallow the food that you have taken, and this process of swallowing is called as deglutation. This process of swallowing is called as deglutation. Deglutation का मतलब है, deglutation का मतलब है swallowing of food. ठीक, समझ में आ गया यहां तक सबको? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिव्यान, मानवी, वैभवी, श्वेता, रोहित, क्रिश, करीना, ये सब मेरी लाइव क्लास में हैं। देख लो एक बार, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट देख लो एक बार सारी चीजें। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूरे प्रॉपर नोट्स बन गए हैं। चले आगे। ओके, नाउ द फूड एंटर्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज कॉल्ड एज द ईसोफेगस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड पाइप। ठीक है, अब अपन इसकी पूरी हिस्टोलॉजी समझ चुके हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ईसोफेगस इज ट्यूनिका एडवेंशिया, देन यू हैव मस्कुलरिस लेयर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, then you have submucosa, and the innermost layer is mucosa. The mucosa of the esophagus is made up of non-keratinized stratified squamous epithelium. खतरनाक नाम है epithelium का, बट मैं आपको एनिमल टिश्यू जरूर पढ़ाऊंगी और आपको ये चीज काफी इजी हो जाएगी। ठीक है, सो esophagus की ये जो ओपनिंग है, this opening is called as gullet. ठीक, फूड पाइप और esophagus does not have any digestive enzyme. फूड पाइप जो है
वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, हेंस यहां पर किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ ईसोफेगस क्या करेगा, इस बोलस को स्टमक तक पास करने का काम करेगा। अब इस ईसोफेगस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखा जाता है विच इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। मेजर टाइम स्टूडेंट्स इस पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन में गलती करते हैं, बट ये गलती हमको नहीं करनी है। सो व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्सिस इज अ वेव लाइक मूवमेंट which involves rhythmic contraction and relaxation, of the muscles of alimentary canal। पेरिस्टाल्सिस क्या है? एक वेव लाइक मोशन है। उस वेव लाइक मोशन में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, मसल एक बार एक्सपैंड करती है, फिर एक बार रिलैक्स करती है, फिर एक बार एक्सपैंड करती है, फिर रिलैक्स करती है। तो इस प्रोसेस में मस्कुलर मूवमेंट होता है एंड दिस मस्कुलर मूवमेंट इज एबल टू पुश द फूड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट हो रहा है। ईसोफेगस से खाना जा रहा है स्टमक, स्टमक से फूड जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है वो बॉडी के बाहर जा रहा है। तो फूड का मूवमेंट आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है। अगर फूड का मूवमेंट आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है, दैट मीन्स मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वेव लाइक मूवमेंट को आप क्या बोलते हो? पेरिस्टाल्सिस बोलते हो। और इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। स्टूडेंट्स यहां पर क्या गलती करते हैं? नंबर 1 मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, पेरिस्टाल्सिस को वो जोड़ देते हैं ईसोफेगस के साथ। बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस के साथ जुड़ेगा, बट सिर्फ ईसोफेगस के साथ जुड़ेगा, ये गलती है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो ईसोफेगस से ये पेरिस्टाल्सिस होता हुआ फूड अब कहां एंटर कर जाता है? into the widest part of the alimentary canal which is the stomach। है ना? भूख लग रही है, खाना दे दो, पेट भर गया है और नहीं खा पाऊंगा, यही सारी चीजें होती है ना। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी मुहावरे हैं, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? पेट के साथ जुड़े हुए हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टमक इज स्टोरेज ऑफ फूड। It is responsible for the storage of food। स्टमक का मेन काम है फूड को अपने अंदर स्टोर रखना। 4 to 5 आवर्स के लिए स्टमक जो है वो फूड को स्टोर कर कर रखता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टमक कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता है इन डाइजेशन, तो आप बोलोगे अरे मैम क्या बातें कर रहे हो, है ना, स्टमक तो डाइजेस्ट करता ही है फूड। नहीं, स्टमक का मेन काम है फूड को स्टोर कर कर रखना। यस, डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक में होगा, बट मेजर डाइजेशन होगा ऐसा नहीं है। ठीक, अब मैंने आपको एक हार्मोन पढ़ाया था गैस्ट्रिन, याद है? गैस्ट्रिन, जल्दी से लिखो कमेंट्स में, किसको याद है गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन क्या काम करेगा? जल्दी से लिखो 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 लिखो। मैं पढ़ूंगी चैट में, मैं 100% चैट पढ़ूंगी। चलो, गैस्ट्रिन जो है इसका फंक्शन होता है इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ या सिक्रीशन ऑफ
HCl, ठीक है। साइट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड, हैविंग एपिटाइजर्स, ये सारी चीजें आपके गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिन आपके स्टमक के एंटेरो एंडोक्राइन सेल से रिलीज होगा और HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाएगा। जैसे ही HCl का सिक्रीशन स्टमक में आएगा, आप क्या बोलोगे, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना दो, ठीक। अब ये HCl जैसे ही आपके स्टमक में प्रोड्यूस हुआ, स्टमक का एनवायरमेंट क्या हो जाएगा, HCl produces an acidic environment in the stomach, ठीक है। HCl क्या करेगा, स्टमक के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। ये एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्टमक में काम करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो कौन से पीएच पर काम करते हैं, एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो ये HCl जब प्रोड्यूस होगा तो स्टमक का पीएच एसिडिक हो जाएगा। स्टमक का पीएच आपको एसिडिक क्यों करना है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से पीएच पर काम करते हैं, एसिडिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। बाकी फंक्शन ऑफ HCl मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ फूड, ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। HCl के एक्शन से स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे म्यूकस सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, थिक लेयर ऑफ म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे और द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl, ठीक। अब जैसे ही HCl स्टमक में प्रोड्यूस हुआ, HCl inactivates the action of, it inactivates the action of salivary amylase on bolus। HCl जो है जैसे ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है तो वो बोलस जो आपके स्टमक में पहुंचा है, उस बोलस में सलाइवा प्रेजेंट है। अगर सलाइवा प्रेजेंट है तो वहां पर सलाइवरी अमाइलेज भी प्रेजेंट होगा। उस सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को इनएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज जो है वो इतने एसिडिक पीएच के ऊपर काम कर ही नहीं सकता। क्या ये मेरा पॉइंट समझ में आया? वापस से सुनो। आपने अपनी बक्कल कैविटी में जब फूड को डाला, टीथ ने उस फूड को च्यू करा, उसके ऊपर सलाइवा का एक्शन हुआ, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। ये सलाइवरी अमाइलेज आपके कुक्ड स्टार्च के ऊपर काम कर रहा है और उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करवा रहा है, ठीक। इस फूड को अब आप क्या बोल रहे हो, इट इज नाउ कॉल्ड एज बोलस। तो वो बोलस जिसको आपने स्वॉलो किया है थ्रू ईसोफेगस, जब वो स्टमक के अंदर गया तो उस बोलस पर अभी भी सलाइवा लिपटा हुआ है। बोलस जो है वो सलाइवा से पूरा मिक्स्ड है, उसमें सलाइवरी अमाइलेज भी प्रेजेंट है। तो वो सलाइवरी अमाइलेज अब भी क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहा है। बट जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आएगा, HCl सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज एसिडिक पीएच के ऊपर काम नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? नाउ what important things takes place inside the lumen of stomach is, स्टमक के अंदर दो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे थे, एक पेप्सिनोजन था, एक प्रोरेनिन था। याद करो, पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोरेनिन इज ऑल्सो एक्टिवेटेड टू रेनिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दैट मीन्स HCl सारे इनएक्टिव एंजाइम्स को भी क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो यहां आ गया रेनिन, दिस इज HCl। सो इनएक्टिव एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो यहां लिख लो, HCl हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स।
ठीक है। अब पेप्सिन और रेनिन ये दोनों ही एंजाइम्स कैसे हैं? दे बोथ आर प्रोटियोलिटिक। प्रोटियोलिटिक का मतलब है, वर्ड को अगर आप स्प्लिट करो तो प्रोटियो और लिटिक। प्रोटियो वर्ड आया है प्रोटीन से, लिटिक वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? तो स्टमक बच्चों वो एरिया है जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो डाइजेशन जो अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ था वो विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन इनिशिएट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। और बोथ पेप्सिन एंड रेनिन आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। यहां तक सारी बात समझ में आ गई? पूरी पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कैसा भी? प्रोटियोलिटिक वर्ड में तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब क्या होगा देखो, प्रोटीन्स हमारे खाने में प्रेजेंट थे। दाल खाई आपने, नॉनवेज खाया, स्प्राउट्स खाए, जिस भी फॉर्म के प्रोटीन्स आपने लिए हैं, ये प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में पीएच आप मान लो 1.8 to 2 के लगभग, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपकी पार्शियल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, दैट इज पेप्टोन्स, प्लस पेप्टाइड। ठीक, अब यहां ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा, ये जो पीएच है ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। कुछ बुक्स में आपको 1.5 to 2 भी मिलेगा, तो आप परेशान मत होना, पीएच इसका कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। ठीक, अब प्रोटीन्स जो है दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत लंबी लंबी चेन्स है अमीनो एसिड्स की। ठीक, अब उस लंबी लंबी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को अगर मैं छोटी छोटी चेन्स में ब्रेक कर दूं, so that is called as the partial breakdown of protein। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन तब होगा जब प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में। स्टमक के अंदर पेप्सिन की मदद से प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है प्रोटीन्स जो हैं अमीनो एसिड्स में ना कन्वर्ट होकर उसके छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज पेप्टोन्स, proteose and peptide. This is called as the partial breakdown form of proteins। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट तो हो गया बट अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? दिव्यान, मानवी, क्रिश, करीना, वैभवी, जानवी, श्वेता, सबको? नाउ रेनिन, रेनिन जो है ये बेसिकली मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और ये मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है ये मेनली एक्टिव है इन्फेंट्स में। ठीक है, अब मिल्क के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज कसीन। कसीन इज मिल्क प्रोटीन और ये दूध के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप इसको ऐसे समझो, रेनिन के एक्शन को आप समझो कि आप मिल्क बॉईल कर रहे हो। आपने देखा होगा अपने घर में मिल्क बॉईल होता है, ठीक है। उस बॉइल्ड मिल्क के अंदर या जब मिल्क बॉईल हो रहा है उसमें आप लेमन जूस ऐड कर दो, आप उसमें विनेगर ऐड कर दो या आप उसमें कर्ड ऐड कर दो, ठीक है। और आप दूध को क्या करो, कर्डल कर दो, फाड़ दो। तो जैसे ही दूध फटता है आपने नोटिस किया होगा उस मिल्क के दो पार्ट्स हो जाते हैं, वन इज द लिक्विड पार्ट एंड अदर इज द वाइट ग्लोब्यूलर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो वो जो वाइट ग्लोब्यूलर फॉर्म आपको मिलता है दैट इज insoluble protein and that insoluble protein is called as calcium, that is called as calcium paracasinate और ये होता है रेनिन की मदद से।
और ये कैसीन जो सॉल्यूबल था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना। और ये जो अब आपको इनसॉल्यूबल प्रोटीन मिला है, दिस वुड बी फर्दर डाइजेस्टेड एज नॉर्मल प्रोटीन। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है वैसे ही अब इस प्रोटीन का डाइजेशन होगा। सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब है जो सॉल्यूबल प्रोटीन दूध में प्रेजेंट थे उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एंड नाउ फर्दर दे विल बी डाइजेस्टेड एज नॉर्मल प्रोटीन। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन जो है वो बेसिकली एक्टिव होता है इन्फेंट्स के केस में, अडल्ट्स के केस में, आप में, मेरे में, ठीक है, जो भी इन्फेंट स्टेज से बाहर निकल गया है उनके केस में रेनिन उतना एक्टिव नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई। ये भी कौन से पीएच पर काम करेगा, यहां पर भी पीएच एसिडिक होगा। ठीक, अब ये प्रोसेस स्टमक में होता रहेगा, चलता रहेगा धीरे धीरे। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो 4 से 5 घंटे बाद धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे फूड स्टमक से एग्जिट होगा। एक साथ कभी भी पूरा फूड स्टमक से डिओडेनम में ढप करके नहीं चला जाएगा। फूड का एग्जिट जो है स्टमक से वो धीरे धीरे होगा विद द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब खाना जो है धीरे धीरे स्टमक से कहां आ जाएगा, इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वो एरिया है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन होगा। ठीक, और डाइजेशन के साथ साथ अब्जॉर्प्शन भी होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे और याद रखेंगे लिखने के साथ साथ, फूड नाउ मिक्स्ड विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इज नाउ कॉल्ड एज काइन। इसको अब हम क्या बोलेंगे, काइन। तो फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हुआ हमने उसे बोला बोलस। अब फूड जब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो गया है तो अब हम उसे बोल रहे हैं काइन। यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार चेक कर ले, स्लाइड्स तो कम नहीं है अपने पास। हो जाएगा, चलो अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से अब डाइजेशन होगा उसको अब अपने को डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही काइन, व्हेन एसिडिक काइन reaches the duodenum, it stimulates the enteroendocrine cells of small intestine। तो जैसे स्टमक के अंदर एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट थे वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट है जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो कि सीरीज ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे और ये हॉर्मोन्स अलग अलग काम करेंगे। अब जैसे ही काइन, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे ही काइन डिओडेनम में पहुंचा, ये काइन कैसा है, एसिडिक है, मतलब इसका पीएच अराउंड 1.5, 2.5, 1.82 इतना एसिडिक पीएच चल रहा है। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स
स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेंगे। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करेंगे वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिक पीएच पर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे लिए क्या है कि हम इस एसिडिक फूड को, इस एसिडिक काइम को किसमें कन्वर्ट करें? बेसिक मीडियम में। ये हमारे लिए पहली प्रायोरिटी का काम है, मतलब पहली फुर्सत में हमको यही करना है। ये बात समझ में आई? तो इसको करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स काम करते हैं जिससे ये एसिडिक फूड जो है ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे हॉर्मोन्स के नाम लिखूंगी, आप भी नोट करते जाना। NSE-JS में सेक्रेटिन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, एक बार एक क्वेश्चन बाइल के ऊपर पूछा है। हॉर्मोन्स के ऊपर एज सच कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट हम चांस नहीं ले सकते है ना। जब हम 100 पन्ने पढ़ लेते हैं या जब हम 1000 पन्ने पढ़ लेते हैं तो एक्स्ट्रा 10 पेज अगर हमें पढ़ने पड़े तो उसका आपको लोड नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं अपन कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। लिखते चले जाते हैं। पहला, ठीक है, मैं लिखती जा रही हूं नोट्स, आप नोटबुक में नोट करते जाइए। हिपैटोक्रिनिन, ठीक है, नाम से समझ में आएगा आपको। हिपैटोक्रिनिन क्या करेगा? इट विल स्टिम्युलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर। यानी इसका टारगेट एरिया कौन होगा? इसका टारगेट एरिया लिवर होगा। ड्यूडेनम से प्रोड्यूस होगा, लिवर को स्टिमुलेट करेगा, लिवर को टिच 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 करेगा कि बाइल निकालो। ठीक है, और ये बाइल निकलकर कहां चला जाएगा? गॉल ब्लैडर में चला जाएगा। ये लिवर को स्टिमुलेट कर रहा है फॉर द सिंथेसिस एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ बाइल। क्लियर है? सेकेंड, कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन इंपॉर्टेंट है। इट स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर, it stimulates the gallbladder to release bile। ये किसको टिच कर रहा है? ये गॉल ब्लैडर को टिच करेगा कि मुझे बाइल दो। ठीक, तीसरा, सिक्रेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड was secretin। secretin क्या करेगा? देखो, बहुत बढ़िया काम करेगा। it stimulates the pancreas to release non-enzymatic juice। मतलब समझ में आया? ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज नॉन एंजाइमेटिक जूस, मतलब वाटर, आयंस, बाइकार्बोनेट्स, ऐसी सारी चीजों को रिलीज करवा रहा है ताकि जो एसिडिक मीडियम है वो किसमें कन्वर्ट हो सके? बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो सके। एग्जैक्टली बाइल भी यही काम करेगा। बाइल एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने में मदद करेगा और साथ साथ में ये और इंपॉर्टेंट काम भी करेगा। ये NSE-JS का क्वेश्चन है, क्वेश्चन था 2016 का या 2015 का, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इन्हीं ईयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज कि अगर लिवर से बाइल नहीं आ रहा है तो इन 4 ऑप्शंस थे, इनमें से क्या होने में दिक्कत होगी? तो राइट ऑप्शन वाज कि फूड के डाइजेशन में दिक्कत होगी, बिकॉज बाइल की एब्सेंस में जो एसिडिक मीडियम है वो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो पहला काम सिक्रेटिन क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट्स द पैनक्रियास टू रिलीज नॉन एंजाइमेटिक जूस। दूसरा, ये क्या काम कर रहा है?
इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को भी इनहिबिट करेगा ताकि एसिडिक मीडियम जो स्टमक से डियोडेनम की तरफ आ रहा है वो आना बंद हो जाए और फूड प्रॉपरली आप एसिडिक से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर पाओ। कई बुक्स में आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि सेक्रेटिन को फायरमैन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा गया है। आग बुझाने का काम करता है ये। आग किसने लगाई? HCl ने जो आग लगाई है, जो एसिडिक मीडियम HCl ने प्रोड्यूस कर रखा है, उस आग को शांत करने का काम कौन करवाता है? सेक्रेटिन करवाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। फिर आता है पैनक्रियोजाइमिन। पैनक्रियोजाइमिन के नाम से ही समझ में आएगा, it stimulates the pancreas to release digestive juices। ठीक है, पैनक्रियोजाइमिन क्या करेगा? It stimulates the pancreas to release digestive juices, वो juices जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करेंगे। अब पैनक्रियास से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो डाइजेशन में मदद करेंगे, वो कौन कौन से हैं? देखो, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी, पेप्टिडेज, we have amylase, we have lipase and many more। ठीक, ये मेजर है। इनमें से ये तीनों प्रोटियोलिटिक है। प्रोटियोलिटिक का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एकदम अपने दिमाग में छाप लेना, क्लियरली इम्प्रिंट कर लेना कि बॉडी में जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगे वो हमेशा और हमेशा अपनी इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रोड्यूस होंगे, और उन इनएक्टिव एंजाइम्स को हमको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं लिख देती हूं स्टार लगा के, ऑल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स are produced in their inactive forms and for the purpose of digestion they have to be activated। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद कुछ माइनर हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे विलिकिन। विलिकिन क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स द एक्शन ऑफ विलाई। ये विलाय को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, ताकि विलाय जो है अगर फोल्डेड प्रेजेंट है तो वो ओपन अप हो जाए। दूसरा क्या करे? क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकेंट से जो सिक्रीशंस आने हैं उनको रिसीव कर सके, अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए इनको एक्टिवेट करेगा। तो ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये विलाय को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट इज ड्यूक्रिनिन। ड्यूक्रिनिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द ब्रूनर्स ग्लैंड। याद है ब्रूनर्स ग्लैंड? इट स्टिमुलेट्स द ब्रूनर्स ग्लैंड टू प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट एंड वाटर। और ये बाइकार्बोनेट और वाटर जो है ये भी एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने में मदद करेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट होगा। तीसरा एंटेरोक्रिनिन। ठीक है, ये क्या करेगा?
it stimulates the crypts of ल्यूबरकुल। ये इंटेरोक्रिनिन जो है ये क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो अच्छे से सिक्रीशंस रिसीव कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इंटेरोक्रिनिन क्या कर रहा है, इट activates the proteolytic enzyme. It activates the proteolytic enzymes. Clear? One second. Sorry, this is enterokinase. One second. I am so sorry. Enterocrinin will stimulate the release of intestinal juice. इंटेस्टाइनल जूस का मतलब डाइजेस्टिव जूस जो है उनके सिक्रीशन को ये इनिशिएट करवाएगा। ठीक है, ठीक। चलो अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की। अब अपन ये मान के चल रहे हैं कि पिछले 10 मिनट में जो भी एक्टिविटी अपन ने समझी उससे एसिडिक पीएच जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, वो बेसिक पीएच में कन्वर्ट हो चुका है। जब ये एसिडिक पीएच बेसिक पीएच पे कन्वर्ट हो चुका है, रफली पीएच अराउंड 7 हो जाएगा, ठीक है, या 7.2 के लगभग जब ये पीएच हो जाएगा, उस टाइम पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो काम करना क्या करेंगे, वो काम करना स्टार्ट करेंगे। सो पीएच हो गया 7.5 to 8.5, ठीक है, ये बेसिक पीएच हो गया, ठीक है, 7 प्लस पीएच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ही क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल बिगिन। अब प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेसिक पीएच होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। सो ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम विच इज एंटेरोकाइनेज, है ना, इसी को मैं एंटेरोक्रिनिन समझ गई, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में, ठीक। अब एक बार ट्रिप्सिन जब बन गया तो ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करेगा काइमोट्रिप्सिन में और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेसिक पीएच मेंटेन करने के बाद, बेसिक पीएच आने के बाद ट्रिप्सिनोजिन जो है सबसे पहले एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, अब वो बोलेगा अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अब अपने भाइयों को मैं एक्टिवेट करूंगा, अब मैं उन्हें नींद से जगाऊंगा, मैं उनसे काम करवाऊंगा। तो वो काइमोट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देंगे इनटू काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कन्वर्ट कर देंगे इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब ये एंजाइम्स जब एक्टिवेट होंगे तब स्टार्ट होगा प्रोटीन का डाइजेशन। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्रोटीन कन्वर्ट होंगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की मदद से इनटू पेप्टोन्स, लार्ज पेप्टाइड्स, और ये पेप्टोन्स और लार्ज पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अमीनो एसिड या फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे डाइपेप्टाइड्स में। मतलब अब बिल्कुल अपने पार्शियल फॉर्म में ये आ चुके हैं और ये होगा
कार्बोक्सीपेप्टिडेज। दैट मीन्स प्रोटीन का मेजर डाइजेशन जो है वो हो चुका है अब हमारे ड्यूडेनम के अंदर। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लैरिटी है? और ये सब कौन से पीएच पे हो रहा है? ये 7.5 टू 8.5 पीएच पर हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक, अब जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, उनको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज स्टिएप्सिन। जितने भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं इन टोटलिटी हम उनको कहते हैं स्टिएप्सिन। ठीक है, अब इस स्टिएप्सिन के अंदर लाइपेज आता है, इसी स्टिएप्सिन के अंदर फॉस्फोलाइपेज आता है जो फॉस्फोलिपिड्स का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, इसी के अंदर डीएनएज, आरएनएज, ये सारे आ जाएंगे। ठीक, अब देखो हम जो डाइटरी फैट ले रहे हैं, जो लिपिड्स ले रहे हैं, ठीक, वो ऐसे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, और ये आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, एकदम चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में चिपके हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको इन फैट ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई कराना है। इन्हें हमें क्या करवाना है? इमल्सिफाई करवाना है। इन्हें हमें तोड़ना है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स क्यों बने हुए हैं? क्योंकि सारे फैट्स जो हैं, ठीक है, जितनी भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। बेसिकली लिपिड्स जो है वो किसके बने हुए हैं? इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, इसके मिलकर बने हुए हैं ये। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा? इमल्सिफाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स बिग फैट ग्लोब्यूल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जब ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे तो इसके ऊपर लाइपेज काम करेगा और लाइपेज इसे कन्वर्ट कर पाएगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या फिर ये इसको कन्वर्ट करेगा मोनोग्लिसराइड में। तो जब तक इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तब तक पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है, जो कि एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तब तक आप प्रॉपर्ली फैट का डाइजेशन करवा ही नहीं पाओगे। और ये जो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बाइल। ये कौन करेगा? बाइल करेगा। तो देखो यहां क्या होगा? फैट ग्लोब्यूल इज कन्वर्टेड टू, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं ऐसे, दे आर कन्वर्टेड टू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। मतलब जो सारे फैट चिपके हुए थे उनको अपन ने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ बाइल, एंड दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। अब ये यहां क्या बन गए? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के ऊपर अब कौन काम करेगा? लाइपेज काम करेगा एंड इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू फैटी एसिड प्लस, इनको कन्वर्ट कर देगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? सो अगर बाइल रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है, अगर यहां पर बाइल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो ये इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, और अगर इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर ये जो लाइपेज की एक्टिविटी है ये उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी जितनी प्रॉपरली ये इस कंडीशन में हो पा रही है। तो बाइल 2 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। पहला,
एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कराने में मदद करता है, और दूसरा इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब स्टार लगा के एक पॉइंट आपको यहां लिखना है, बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइमेटिक जूस। बाइल के पास कोई भी एंजाइमेटिक जूस नहीं है, सो इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये सिर्फ डाइजेशन के प्रोसेस में मदद कर रहा है, एंड नॉट डूइंग डाइजेशन। ये अगेन आप ऐसे बोल सकते हो कि फैट का जो फिजिकल फॉर्म है वो आपने चेंज करा दिया। फैट जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे, आपने उनके बाहर एक बाइल की लेयर प्रोड्यूस करवा दी, और इस बाइल की लेयर प्रोड्यूस होने से ये सारे फैट जो हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो आपने इसका फिजिकल फॉर्म चेंज करा दिया, बट केमिकल कॉम्पोजिशन फैट का यहां चेंज नहीं हो रहा। अभी भी ये सारे फैट ग्लोब्यूल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ही बने हुए हैं। तो बाइल के पास कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, और उस एंजाइम ना होने की वजह से ये फूड का डाइजेशन नहीं करेगा, बट हाँ ये फूड के डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? आई डोंट थिंक सो कि यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी आपको। यहीं पर नोट डाउन कर लो, फॉस्फोलाइपेज जो है ब्रेक्स फॉस्फोलिपिड्स, और डीएनए आरएनएस जो है ये हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, जितने डाइसैकेराइड्स दे आर कन्वर्टेड टू माल्टोज, कन्वर्टेड टू सुक्रोज, कन्वर्टेड टू लैक्टोज। ये सब डाइसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये सारा प्रोसेस आपके ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम वो साइट है आपकी बॉडी की जहां पर फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। फूड का मैक्सिमम डाइजेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द पैनक्रियाज एज वेल एज द लिवर। तो यहां पर फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो गया। ठीक, अब फूड जो है वो मूव करेगा इनसाइड जेजुनम एंड इलियम। इन jejunum and ileum, here with the help of intestinal juice, further digestion takes place. Further digestion takes place and food is completely digested. Food का complete digestion अब यहां पर हो जाएगा। अब जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सुक्रेज। जैसे माल्टोज है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माल्टेज। ठीक, जैसे अब अपने पास लैक्टोज है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लैक्टेज। लैक्टोज किसमें प्रेजेंट होता है? दूध में। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो अब यहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहां पर हो रहा है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स
ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू न्यूक्लियोसाइड प्लस ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फॉस्फेट। कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, डीएनए आरएनए ने डीएनए आरएनए को तोड़ा, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स जो जितने भी फूड में हमने न्यूक्लियोटाइड्स लिए हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसाइडेजेस ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, और ये शुगर कैसी है, पेंटोज। पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन शुगर। तो यहां पर अब जो है फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत जो फैट बचा था दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। So complete digestion of all the nutrients that you have taken takes place when the food subsequently reaches jejunum and ileum। वहां तक आते आते फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। और अगर बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो इलियम के अंदर फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही अब खाना फ्रॉम इलियम इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, there is absolutely no digestion of food in the large intestine। मैं लिख देती हूं, there is no digestion of food in large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ फूड का स्टोरेज कर कर रखता है, और स्टोरेज भी किसका होएगा, undigested food का, ठीक। So what basically happens in the large intestine is there is the process of absorption that takes place that we will study in absorption of the nutrients. Now the entire process of the digestion is done right from buccal cavity, stomach, duodenum, jejunum and ileum. So the food completely digests, it is completely converted into its simplest unit। जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने लिया था it is converted into the monosaccharide unit, whether it is glucose, whether it is fructose, whether it is galactose। The entire protein that you have taken it is converted into amino acid। जितना भी फैट आपने लिया था that is converted to fatty acid and glycerol। तो यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। So next class when we'll meet in the live session we will discuss about the absorption of food, various diseases that is present in your digestive system, and along with that we will do around 20 to 30 questions। Okay students, so bye, take care, all the best, let's crack it।